नमस्कार, एमटीएच टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं या हमें किसी भी बीमारी का एहसास होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है हमें देता है जांच लिखकर कि जाके अपनी जांच कराइए। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में जांच की बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो जाती है। अगर वो सही हुई तो इलाज सही ढंग से हो पाता है, वरना काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और आज हम जांच जैसे विषय पे ही विस्तार से बात करने जा रहे हैं लक्ष्य पैथोलॉजी से नितिन पांडे जी से। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जांच की असली महत्वपूर्णता क्या होती है। आइए शुरू करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर वो बीमार पड़ता है, जब वो जांच कराता है, तो उसकी ज़िंदगी में जांच की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले तो एमटीएस टॉक शो को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद मैडम। किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए उसके इलाज को शुरू करने से पहले जो है जांच की मुख्य आवश्यकता होती है। जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होगा, डॉक्टर को मालूम नहीं होगा, तो फिर किस चीज़ का इलाज करेगा। मोस्टली गांव में या ऐसे जो थोड़ा सा नॉन एजुकेटेड पर्सन है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से अन्य एक बीमारी को छोड़ के अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें दिक्कत क्या है। वो अब जाते हैं गांव के डॉक्टरों को बताते हैं और वो सिर्फ दवाइयों पे दवाइयां चलाते जाते हैं। उसमें कभी कभी उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कई डॉक्टर एस्टेरॉयड चला देते हैं। उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, कितना समय तक चला रहे हैं उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, और इसकी वजह से भविष्य में उन्हें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि लाइलाज हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पे तो सर्वप्रथम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और प्रयास करें कि जांच जरूर करवाएं। आवश्यक नहीं पैथोलॉजी संबंधी ही, जो भी डायग्नोसिस से संबंधित जरूर जांच करवाएं। नितिन जी, जब कोई भी रिपोर्ट मतलब जांच करवा के हम लेते हैं तो वो रिपोर्ट सही ढंग से आए, इसके लिए किसी भी कुशल पैथोलॉजिस्ट को क्या क्या सावधानियां जो बरतनी चाहिए? मेरे ख्याल से सभी पैथोलॉजी में इतना सीनियर नहीं हूँ, मैं इस पे बहुत ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने जो इतने विगत 6 साल 7 साल में सीखा है, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप टेस्ट को जब करते हैं तो उस पे ये फोकस रहना बहुत आवश्यक है कि जिस टेस्ट को आप कर रहे हैं उससे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस मशीन पे आप टेस्ट कर रहे हैं लास्ट टाइम मशीन की सर्विसिंग कब हुई है, और जब टेस्ट लगाएं तो उससे पहले जो टेस्ट हुए हैं वो क्या एक्यूरेट रहे हैं। समय समय पे अपनी ही पैथोलॉजी से जो टेस्ट हो रहे हैं बाहर से कहीं आप क्रॉस चेक भी करा के उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारी मशीन जो दे रही है वो रिपोर्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी पैथोलॉजिस्ट या कोई भी टेक्नीशियन कभी भी किसी भी मरीज का गलत टेस्ट लगाने की उसकी इच्छाएं नहीं होती। मशीन की वजह से हमें कभी कभी गलत रिपोर्ट मिल जाती है, या फिर हो सकता है कि जो इंसान रिपोर्ट फिल कर रहा हो उससे मानवीय भूल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना चाहिए। मशीन की गुणवत्ता की हमेशा सदैव समय समय पे जांच कराते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। नितिन जी, आपके पास लक्ष्य पैथोलॉजी की सीरीज है, तो आप मेरे को बताएंगे कि आपके लक्ष्य पैथोलॉजी की क्या क्या विशेषताएं? जैसा कि आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे हर बैनर हर पोस्टर में लिखा होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो लोगों का बेहतर स्वास्थ्य, उससे बढ़ के हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। इसके लिए हमें आवश्यक नहीं कि पैसे ही मिले। हमने मतलब इस पैथोलॉजी को खोलने के बाद मेरी लक्ष्य पैथोलॉजी की पूरी टीम, जिसमें अंकिता शुक्ला जी हैं और तमाम लोग हैं, तो हम लोगों ने एक निर्णय ये किया है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे ही हम कमाएं। हम इसे व्यवसाय के तरीके लेके नहीं चलते। हमारा मुख्यतः ये रहता है कि कोई भी मरीज, कोई भी इंसान ये कभी ना मतलब किसी की जान इस वजह से ना जाए कि उसका समय पे जांच नहीं हो सकी। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो है सभी लोगों को, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो बहुत अमीर हो या कोई भी हो, हमारा मुहिम ऐसे भी चलती रहती है कि बहुत अमीर घर के लोग हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ जिस चीज का अभाव है वो है समय का अभाव। तो हम समय समय पे ऐसे इसलिए कैंप भी आयोजित करते रहते हैं। विगत 3 वर्षों से कंपनी गार्डन के सामने हमारा सुबह मॉर्निंग 7 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि वहाँ पे इलाहाबाद के मानिंद लोग आके वहाँ पे टहलते हैं, अपने जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं वो आते हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे भी कैंप करा के उन्हें अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी मुख्य भूमिका यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों।
नितिन जी, सुना गया है कि आपके जो टीम है, जैसा कि आपने बताया आपने एक पूरी टीम बना रखी है कि किसी भी एक कॉल पे आप लोग घरों से और अस्पतालों से जो है जांच के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी एक कॉल आने पे आप कितनी देर में वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं? देखिए मैडम, मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, इलाहाबाद में या फिर अब ये पूर्णतः प्रोफेशनली हो गया है और सभी सेंटर ऐसा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हम उन चीजों में भी ये विशेषता रखते हैं कि समय पे और सही इंसान पहुंचे। मतलब हमारे यहाँ से ऐसा नहीं है कि किसी भी नॉन टेक्निकल पर्सन को सैंपल निकालने के लिए नहीं भेजा जाता है। जो भी जाएंगे वेल प्रोफेशनल पर्सन ही सैंपल लेने के लिए जाते हैं। और टाइम का इसलिए हम क्लियर नहीं बोल सकते क्योंकि मालूम चला कि कोई टेक्नीशियन मेरा बिजी हो या फिर कहीं और सैंपल ले रहा हो, तो इसलिए टाइम का कोई वो नहीं होता। एरिया के हिसाब से कि किस एरिया में जाना है, कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, उस अकॉर्डिंग जो है टाइम निर्धारित होता है। नितिन जी, जैसा कि देखते हैं हम लोग कि जब हम जांच कराते हैं तो कुछ जांचों की रिपोर्ट हैंड टू हैंड मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, लेकिन कुछ में जो है काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैडम देखिए, जो रूटीन टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मली सेम डे मिल जाती हैं। लेकिन कुछ जैसे कि कल्चर के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। और कुछ तो हमारे यहाँ भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनका ये कहना होता है कि यूरिन कल्चर का टेस्ट है तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें रिपोर्ट आज ही प्रोवाइड करा दीजिए। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि कल्चर का जो टेस्ट होता है उसका समय ही 48 to 72 आवर्स के अंदर रिजल्ट आने का प्रोसेस ही उसका है। तो उस जो टेस्ट का जितना टाइम बाउंडेशन है, जितने टाइम में वो टेस्ट होगा तो वो होगा ही। हार्मोनल टेस्ट है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो टाइम टेकिंग है, वो समय पर ही टेस्ट हो पाते हैं, वो सेम डे टेस्ट नहीं हो पाते। नितिन जी, आपके लक्ष्य पैथोलॉजी में कौन कौन सी मतलब जांचें हैं जो होती हैं? हमारे पैथोलॉजी में रूटीन टेस्ट जितने में है, सभी प्रकार के रूटीन टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। जैसे सीबीसी है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c है, शुगर है, डेंगू में डी-डाइमर टेस्ट था वो है, CRP हो जाता है हमारे यहाँ, थायराइड हो जाता है, और भी यूरिन रूटीन है। इन सभी चीज़ों की जितनी भी रूटीन टेस्ट हैं वो सारी हमारे यहाँ हो जाती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी जांच है जिसमें सबसे ज़्यादा कम समय भी लगता है और हैंड टू हैंड रिपोर्ट भी मिल जाती है, बहुत ही आसानी से हो जाती है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट जल्दीबाजी के चक्कर में मतलब रिपोर्टिंग खराब करने का कोई महत्व नहीं है। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे डेंगू के केसेस में आप देखते होंगे कि कई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या कई ऐसे लैब जिनमें कि CBC का टेस्ट होता है और प्लेटलेट काउंट कम आता है ना, तो प्लेटलेट काउंट चेक करने का एक प्रोसेस ये भी होता है कि स्लाइड लगा के माइक्रोस्कोप से भी टेस्ट करने का प्रोसेस होता है। लेकिन वो लोग अपना समय बचाने के लिए, अन्य चीज़ों को करने के लिए उस प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं और पेशेंट को भी ये जल्दीबाजी रहती है कि हमें कितनी जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। तो हमारे यहाँ जितने भी डेंगू के समय भी पेशेंट आते हैं या नॉर्मल डे में भी पेशेंट आते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जल्दीबाजी के चक्कर में अपना रिपोर्ट ना खराब करें, क्योंकि पैसा भी आपका लग रहा है, खून भी आप ही का है, हमारा काम है टेस्ट करना, तो वो हमें कायदे से करने दीजिए। तो हम जल्दीबाजी नहीं करते हैं और मैं किसी भी टेस्ट के लिए ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ टेस्ट ऐसे हों कि 15 मिनट के अंदर हो जाते हों, लेकिन अगर हमें क्रॉस चेक करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम किसी भी टेस्ट के लिए ये नहीं कह सकते मैडम कि ये टेस्ट इतनी जल्दी मिल सकता है। नितिन जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कई सारी जांच होती हैं जो गलत आ जाती हैं अक्सर गलतियों की वजह से, तो इसके पीछे आप क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं और आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी होती है सबसे बड़ी? इसमें जिम्मेदारी पहले तो मैं ये भी मानूंगा कि अगर समय समय पे आप अपने मशीनों का, अपने उपकरणों का, जिससे आप वो कहते हैं ना कि जैसे आप अगर कहीं युद्ध करने जाएं और अपने तीर कमान को एक बार चेक न किए रहें, तो वैसे ही हमारा सबसे बड़ा तीर कमान होती है हमारी मशीनें, ठीक है। और उसके बाद होता है उसे चलाने वाला, वो कितने कैपेबल हैं, कितना साफ हैं, कितना सही हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मुख्यतः मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें अपने मशीन के उपकरणों की जांच समय समय पे अपने जो इंजीनियर्स हैं उनसे करवाती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें ये मालूम चलता रहेगा कि हमारी मशीन कितनी एक्यूरेट रिपोर्टें दे रही है। देन उसके बाद आप अपने टेक्नीशियन पे भी चेक करते रहिए कि देखिए इलाहाबाद में ही नहीं, हर जगह की बात ये है कि रूटीन टेस्ट में मोस्टली जगह पे सारे टेस्ट जो है टेक्नीशियन ही करते हैं, ठीक है। उसको वेरीफाइड करना, उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए पैथोलॉजिस्ट उसको क्रॉस चेक करते हैं,
इसीलिए पैथोलॉजिस्ट होते हैं कि अगर जहाँ पे टेक्नीशियन आपकी गलती कर रहा हो तो उस चीज को गलत मतलब उस गलती को पकड़ के उसे सुधारे, ये काम पैथोलॉजिस्ट का होता है। जी, लेकिन नितिन जी, जैसा कि हम देखते हैं कई बार वार्ड बॉय जो है कलेक्ट करते हैं सैंपल्स को, वही रिपोर्ट देते हैं, पूरा प्रोसीजर वही कर लेते हैं कि उन्हें अनुभव है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि कुशल पैथोलॉजिस्ट को इसमें क्या रोल निभाना चाहिए? मेरा मानना ये है कि सैंपल लेने में देखिए एक अनुभव होता है, मैं समझता हूँ कि अनुभव पे भी कई सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अनुभव के आधार पे ही सारे कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप टेस्ट की बात करें या फिर सैंपल कलेक्शन की बात करें तो सैंपल कलेक्शन तक तो ठीक है कि अगर अनुभवी इंसान है तो ले रहा है तो ठीक है, ले सकता है, और हम ये समझते हैं कि हर चीज के लिए हम स्पेशलिस्ट पर्सन को नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य चीज है, जैसे मशीनरी, जो टेस्ट होना है उसमें हमें गलत नहीं होने देना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि टेक्नीशियन ही टेस्ट को लगाए और उसका जो वेरिफिकेशन हो वो पैथोलॉजिस्ट ही करे, उसमें वार्ड बॉय या फिर किसी अदर पर्सन की वो भूमिका नहीं होनी चाहिए। नितिन जी, आज आपको पैथोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा देख रहे हैं? पैथोलॉजी के क्षेत्र में मैं यूं समझता हूं कि हर एक क्षेत्र में मुख्यतः कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन के चक्कर में लोग पूर्णतया व्यवसायी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तो जो समस्याएं होती हैं ये हम सभी के साथ साथ जो मरीजों को, उनके अभिभावकों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो एक निंदनीय चीज है। हमें लगता है कि आप बड़े बड़े सेंटरों में चली जाएं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके मालिकों के पास, लेकिन उनके साथ वो ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मरीजों के लिए 200-400, 500, 1000, 1500 रुपए की जांचों के लिए वो मतलब मरीजों की जांचों को करने से इनकार कर देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महीने में ईश्वर ने 100 पेशेंट आपको पैसे वाले दिए हैं तो उसमें से 10 पेशेंट अगर आपको फ्री में करने वाले मिल रहे हैं तो आपको कर देना चाहिए, इससे छवि अच्छी होती है। और समाज में मैं समझता हूँ समाज को बेहतर करने के लिए सिर्फ सरकार पे या किसी चीज पे दोषारोपण करने से अच्छा है कि हमें भी उसमें उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी नितिन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हर किसी में विकास हो रहा है, तो तकनीक के इस क्षेत्र में आप पैथोलॉजी में क्या विकास होते हुए देख रहे हैं जो पहले से आपको अंतर नजर आया हो, या अभी आगे आप क्या चाहते हैं कि कौन सा विकास होना चाहिए, किस तरह के आपके विचार हैं? देखिए पहले मैं समझता हूँ कि रूटीन टेस्ट होने के लिए ही आज से लगभग 8 साल 10 साल पहले हमारे यहाँ इलाहाबाद में ही टेस्ट होने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट थे जैसे थायराइड है या और तमाम चीज़ें हैं, CRP है, डी डाइमर, ये सारे टेस्ट होने के लिए ना सैंपल यहाँ से बाहर जाते थे, लखनऊ या फिर नोएडा या फिर अनदर जगह पे। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और चीज़ें, नए नए उपकरण आ रहे हैं जिसकी वजह से इलाहाबाद में भी मोस्टली जांचें हो जाती हैं। मैक्सिमम जो है 70% टेस्ट आपके इलाहाबाद में हो जा रहा है, 30% बाहर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। पहले इंसान जो है वेन, जिनका वेन माइनर होता है, नसें जिनकी पतली होती हैं, तो नसें नहीं मिल पाती थी बहुत आसानी से। आजकल वेन डिटेक्टर आ गए हैं, आप उन्हें लगा दीजिए तो वेन्स दिखने लगती हैं आसानी से। तो ये नए नए उपकरण हैं, इनका प्रयोग होता है, अच्छा लगता है और होना चाहिए, और चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे होगा अच्छी चीज़ें आएंगी। नितिन जी, आपको क्या लगता है कि एक स्वस्थ मरीज जब हो जाता है, बीमारी से जूझ कर निकलता है, तो उसके ज़िंदगी में जो रिपोर्ट की अहमियत होती है उसे कितना महत्व देना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है जी कि एक स्वस्थ मरीज हो या फिर बीमारी में ग्रसित मरीज हो या फिर बीमारी से फिर से स्वस्थ हुआ मरीज हो, उसे अपना हर 2 महीने 1 या 3 महीने में अपना रूटीन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बॉडी के जो ब्लड होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये बातें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर जो ब्लड होते हैं वो हर 3 महीने पे, कभी भी आपने ध्यान दिया हो तो ब्लड बैंक में आप जब एक बार ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर बाउंडेशन कर दिया जाता है कि आफ्टर 19 डेज बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि आप 3 महीने के बाद पुनः योग्य हो जाते हैं ब्लड देने की, इसलिए क्योंकि हर 3 महीने में आपका जो अंदर का ब्लड है वो रिसाइकिल होता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर कुछ अच्छे सेल्स भी बनते हैं और कुछ बुरे सेल्स भी बनते हैं ना।
तो अब उनका क्या अंदर प्रभाव या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको देखने के लिए आपको जो है रूटीन टेस्ट को मेरे ख्याल से करवाना चाहिए लोगों को। इससे भविष्य में एक बड़ी जो दिक्कतें होनी चाहिए वो नहीं होंगी, मुझे लगता है। नितिन जी, आपका जो लक्ष्य पैथोलॉजी है उसका आपने एक लक्ष्य तो बता दिया, जैसे कि आपका बेहतर स्वास्थ्य है आपका, तो इसका अगला लक्ष्य क्या होने वाला है? मेरा शुरू से जो लक्ष्य रहा है वही अभी भी है और हमेशा रहेगा जी। कि गरीबों में, मेरे कार्ड में आपने अगर देखा हो ना ध्यान दिया हो तो मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज तो इलाहाबाद में ये पहली और इकलौती मात्र ऐसी लैब है जो कि 24 घंटे सुविधा देती है। इलाहाबाद में आप कभी भी हो, आप जस्ट डायल पे इंक्वायरी कर सकते हैं, गूगल पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 24 घंटे की सुविधा है। दूसरी चीज, बुजुर्गों को और जो विकलांग हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए हमारे यहाँ से 20% की विशेष छूट दी गई। अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी वो करवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे साथ ये भी चीजें हैं कि कोई भी इंसान, हमारा जो मेन मोटो है, मैं अपने पिताजी से इस बारे में इंस्पायर्ड हूँ। उनका मतलब मैं बचपन से उन्हें देखता आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आज तक उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हम बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी ना होते हुए भी अगर 10 है तो 10 में से अगर कोई मदद के लिए आया है तो वो 4-6 देने की कोशिश करते हैं। तो ये विशेषता उनकी देखने के बाद मुझे ये लगा कि आपके हालात कैसे भी हों, आपको मदद करना चाहिए। तो मेरा मेन मुख्य और मोटिव यही है कि जो है, अगर नहीं भी है आपके पास किसी सामने वाले इंसान के पास, तो आपको जो है उसकी मदद करनी चाहिए, और ये हर किसी को करना चाहिए। एक नॉर्मल, मतलब एक प्रोफेशनल होने पे ही नहीं, नॉर्मल उसमें भी करना चाहिए लोगों को मदद। नितिन जी, आप पैथोलॉजी क्षेत्र से हैं जैसे कि, तो राजनीति पे में एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? क्या आगे जाके कोई चुनाव लड़ने का प्लान है आपका? इस पे मैडम कोई अभी विचार नहीं है चुनाव लड़ने का, और इस पे मैं मतलब राजनीति में आया मैं थोड़ा सा, मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं जितेंद्र तिवारी जी, और बचपन से ही मैं कांग्रेस के बारे में सुनता आया हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस एक मतलब एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। तो मुख्यतः मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, और जितेंद्र तिवारी जी मेरे गुरु हैं राजनीतिक। अच्छा मतलब उन्होंने मार्गदर्शन किया है, और मैं सोचता हूँ कि राजनीति में आने का भी एक कारण ये है कि एक, चाहे यूं समझ लीजिए कि समाज में एक बदलाव करने की मुहिम थी, जो अभी मेरी ऐसी सोच है, वो सोचता हूँ कि राजनीतिक व्यक्तित्व होने पे भी वो मुहिम को मैं आगे बढ़ा सकूं। दूसरा, चुनाव लड़ने का भी कोई ऐसा मुख्य उद्देश्य नहीं है। इन सब चीज़ों पे, राजनीतिक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी मैं अपने पिताजी से ही हमेशा सलाह लेता हूँ, और अगर उनकी इच्छा रही भविष्य में तो मैं उस पर विचार करूँगा। आप एक युवा नेता है, अगर आगे जाके आप जैसा कि चुनाव लड़ेंगे, अगर कभी कोई प्लान बनता है, तो आप युवाओं की कौन सी समस्याएं जिन पे काम करेंगे? मैं मुख्यतः सबसे पहला चीज़ तो ये चाहूँगा कि धर्म पे राजनीति करना युवा बंद कर। अभी कुछ दिन पहले, अभी परसों भी मैं एक लाइव डिबेट में गया था, उसमें मैंने देखा कि बेरोजगारी और महंगाई, अन्य चीज़ों पे युवाओं ने मतलब लगभग 70% युवा बात ही नहीं करना चाहते हैं। 30% युवा जो बात करने की कोशिश भी करते हैं, या 40% युवा जो बात करने की भी कोशिश करते हैं, अन्य युवा किन्हीं न किन्हीं पार्टियों से जुड़ के उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा एक वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो बड़ी से बड़ी दीवार को लाने सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। युवाओं में इतनी ताकत है, युवा इसीलिए कहे जाते हैं। मेरा मानना ये है कि वायु का जो उल्टा है वो युवा है। तो जितनी रफ्तार से वायु चलती है, उससे भी तेज रफ्तार से जो चल सकता है वो युवा है। अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो युवा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेरोजगारी पे, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा, कोई भी पार्टी हो, उसे इस मसले पे जरूर जो है सोचना चाहिए। पहले उसके लिए बेरोजगारी जरूरी है, महंगाई जरूरी है, अन्य चीजें जरूरी हैं, तब धर्म पे बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, एक मेडिकल स्टाफ होने के नाते मैं ये भी आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जो युवा है, कि इतना बड़ा महामारी आई, कोविड की महामारी आई, तो आप कितने लोग मंदिरों में जाके अपना इलाज करवाए? कितने लोगों ने? ऐसा नहीं है। श्रद्धा मेरी भी है, पीछे भगवान की मूर्ति है, वहां भी भगवान, मतलब
व्यक्तिगत मैं बहुत अच्छा पूजा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने कर्म को करिए। धर्म के नाम पे कोई भी चीज नहीं जीती जा सकती है, इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जा सकती है। मैं मुस्लिमों के बीच में रहता हूँ, मेरे कई मित्र यार हैं, लेकिन ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि नकारात्मकता है। तो एक सरकार या कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर ये कलुषित और द्वेषित भावना आपके अंदर भर रही, तो उससे बचना चाहिए युवाओं को, और भविष्य में अच्छा करने के लिए उन्हें इन सब चीजों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें, कुछ अच्छे पुस्तकें पढ़ें, तो इससे उनके विचार बदलेंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से निकलें तो अच्छा होगा। नितिन जी, मेरा आखिरी सवाल यहाँ पे आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने युवा के बारे में बताया, देखा जाता है कि आजकल युवा जो है राजनीति से कम मतलब रखता है, नहीं आना चाहता है, उसमें शामिल नहीं होना चाहता है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? मेरा अपना ये मानना है कि आपने जो कहा, मैं हो सकता है उससे थोड़ा सा हट के बोलना चाहूँगा कि आजकल हर युवा सिर्फ नेता ही बनना चाहता है। हर युवा, मतलब उसके पास सफ़ेद शर्ट आ जाए जी, पैंट आ जाए, एक सदरी आ जाए, टोपी किसी भी पार्टी की मिल जाए, वो नेता अपने आप को समझता है। नेता बनने से पहले एक अच्छा व्यक्तित्व होना आवश्यक है, उसके बारे में आपके पास जानकारी होना आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ऐसे व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से जब तक आप पढ़ते रहेंगे, तब तक आप एक नेता क्या, एक राजनीतिक इंसान क्या, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और मैं समझता हूँ राजनीतिक इंसान बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। नितिन जी, वैसे तो मेरा पैथोलॉजी क्षेत्र था, मुद्दे से भटक गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से वापस पैथोलॉजी के क्षेत्र पे आते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप स्वास्थ्य को लेकर हमारी जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए सबसे पहली चीज़ तो अपना हर 3 महीने में रूटीन टेस्ट, कम से कम 3 महीने में तो आप एटलीस्ट करवाइए अपना रूटीन टेस्ट। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, आप किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, आपको एक हल्का सा भी बुखार आता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप किसी सिर्फ मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ना लें, आप उसके लिए किसी योग्य डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, तब दवा लें। क्योंकि हो सकता है मेडिकल स्टोर वाला भी आपको अच्छी दवाइयां दे दे, लेकिन वो किस लेवल की दवाइयां दे रहा है, वो इमीडिएट, वो सिर्फ आपको आराम देने के लिए, वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वो हो सकता है आपको ऐसी दवाइयां दे जिसमें एस्टेरॉयड की मात्रा ज्यादा हो, और उसकी वजह से आपकी वो बीमारी तो ठीक हो जाए, लेकिन आपको भविष्य में दूसरी बीमारियां हों। जैसा कि कोविड में ऐसी चीजें कई हुई हैं कि जो लोग अपने से ही बहुत गूगल बाबा के थ्रू अपना स्वतः ही इलाज कर रहे थे, भविष्य में उन्हें तमाम बीमारियों से, क्योंकि स्टेरॉयड की कितनी समय सीमा है, कितने समय में उसका डोजेस कम करने हैं, वो उन्हें नहीं मालूम होती है, ये गूगल बाबा नहीं बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी योग्य इंसान से विचार विमर्श करें, योग्य डॉक्टर से सलाह लें, देन उसके बाद आप जो है मेडिसिन लें या फिर अपनी जांच कराएं। और अभी जैसा कि गर्मी का समय स्टार्ट हो गया, मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो मेरा अपना सलाह ये है कि आप खाने को चाहे कम कर दें खाने के लिए, लेकिन इस मौसम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लिक्विड डाइट लें, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, फलों का सेवन करें। आप खाना नहीं भी खा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन लिक्विड डाइट की कमी नहीं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, अपना कीमती समय देके। धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को सर। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे लक्ष्य पैथोलॉजी से नितिन पांडे जी, जिन्होंने हमें अपनी लक्ष्य पैथोलॉजी की विशेषताएं बताई, अपना लक्ष्य भी बताया, और इसी के साथ कई सारे सकारात्मक उद्देश्य और संदेश भी दिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने कई सारी टिप्पणी की। हम उम्मीद करते हैं आप इसे अपनाएंगे अपने जीवन में और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ हम और भी कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MTS टॉक शो। मैं हूँ साक्षी शर्मा। धन्यवाद।